हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फोटोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो इस चैनल पे जो सीटेट के लिए सीरीज चल रही है, जिसमें हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं 30 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी प्लस पेडागोजी इंक्लूड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, टू वायर फॉर्मिंग द ओपन एंड ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक सेल। एक सर्किट है, उसमें एक बल्ब लगा हुआ है और इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल में क्या होगा हमें पता है, इलेक्ट्रोलाइट होगा। आर डिप्ड इन द फॉलोइंग लिक्विड वन बाय वन एंड इट इज noted whether the bulb in the circuit glows or not. Following are the observation। देखो, एक इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है और एक बल्ब लगा हुआ है। जब इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रिक सेल को के अंदर ये मान लो हमने लिक्विड डाला ए, तो बल्ब ग्लो कर गया। बी डाला लिक्विड तो नहीं किया, और सी डाला तो नहीं किया, और डी डाला तो भी कर गया। तो उससे क्या होगा, अब आपको ये बताना है कि ए बी सी डी इन ऑप्शंस में से क्या हो सकते हैं। तो देखो, ए में क्या किया है, ग्लो किया है, तो कॉपर सल्फेट हो सकता है। शुगर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। शुगर सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो आयन में बिल्कुल टूट जाते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो अपनी आयनिक फॉर्म में नहीं आ पाते। आयनिक फॉर्म में जब तक कोई मटेरियल नहीं आएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। शुगर सॉल्यूशन नहीं हो सकता। डिस्टिल्ड वाटर भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके अंदर वो जो है H3O पॉजिटिव की फॉर्म में टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। या तो होगा साल्ट, कॉपर सल्फेट, शुगर सॉल्यूशन। लेकिन देखो, डी में भी क्या होना चाहिए, डी में डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डिस्टिल्ड वाटर में नहीं, अगर इम्प्योर वाटर होता है तो उसके अंदर से तो करंट फ्लो करता है। अगर इम्प्योर वाटर ले लेना, हम टैप वाटर ले ले या कोई और वाटर ले ले, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ की वजह से वो आयनाइज्ड हो जाते हैं और उसके अंदर से करंट फ्लो कर जाता है। लेकिन जो प्योर वाटर होता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, इसलिए वो एज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह से बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड कैसा है। अगर एक बार दूध से दही बन जाता है तो क्या वापस से हम दही से दूध बना सकते हैं? तो ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल। और इरिवर्सिबल है तो कैसा होगा, केमिकल चेंज ही है। प्रॉपर्टी दूध और दही की अलग अलग होती हैं। दूध का समवॉट बेसिक नेचर होता है और दही का जो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। ठीक है। W इज ए केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन एंट एसिड एज वेल एज क्लीनिंग एंड बेकिंग प्रोडक्ट को बेक करने में, क्लीनिंग में और एंट एसिड की तरह से हम यूज कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उसका एंट एसिड के खिलाफ काम कर रहा है, तो वो कैसा होगा, वो बेसिक नेचर का होगा। इट्स केमिकल नेचर इज एक्स, यानी कि उसका केमिकल नेचर कैसा है, एक्स। तो हमने बताया कैसा होगा, वो बेसिक होगा। तो एसिडिक, तो देखो एसिडिक वाले तो दोनों ऑप्शन आप इनमें से कैंसिल कर दो। ठीक है, दोनों ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए हैं। अब देखो, इट्स केमिकल नेचर इज एक्स व्हेन टर्मरिक सॉल्यूशन इज एडिड टू एक्स इट्स टर्न वाई। जब भी हमने बेस के अंदर हल्दी का सॉल्यूशन डाला था तो हल्दी येलो से कैसी हो जाती है, रेड। कैसी हो जाती है, रेड। तो ब्लूइश वाला भी ऑप्शन काटो, कैसे वाला आना चाहिए, रेडिश वाला आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो W क्या है हमारा, W हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एंटासिड, बेकिंग प्रोडक्ट, बेकिंग सोडा, और उसका कॉमन नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, दे कंटेन DNA और RNA, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या वो लिविंग है? नहीं, वो लिविंग नहीं है। वो बॉर्डर लाइन पे होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग के। ऑप्शन नंबर 3 इज द इनकरेक्ट। तो सी वाले ऑप्शन दोनों काट दो। ऑप्शन को देखो, रिजेक्ट करना सीखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही क्वेश्चन याद हो। अगर आप ऑप्शन को काटना सीख जाते हैं तो लास्ट में आपके पास करेक्ट ऑप्शन बच जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीस्मोग्राफी इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो भूकंप आता है वो कितना तेज था,
जब हम न्यूज़ देखते हैं तो इस इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया, इस इंटेंसिटी का झटका लगा, तो वो क्या होता है, उसको किससे मेज़र करते हैं, उसको सीस्मोग्राफ से मेज़र करते हैं। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को किससे मेज़र करते हैं, सीस्मोग्राफ से। तो इसके अंदर क्या होता है, एक वाइब्रेटिंग रोड होती है, इसके अंदर क्या होती है, एक वाइब्रेटिंग रोड होती है। तो आंसर इज 65 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। देखो डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन लंग्स से सांस लेती है, ये ऑप्शन पकड़ लो आप। डॉल्फिन किससे सांस लेती है, लंग्स से। तो डी में फोर्थ देखो किस किस में जा रहा है, डी में फोर्थ, सेकंड में और थर्ड में है, दोनों ऑप्शन कैंसिल करो, फर्स्ट और लास्ट। अब देखो अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म है ना, किससे लेता है सांस, अर्थवॉर्म लेता है स्किन से। अर्थवॉर्म किससे सांस लेता है, स्किन से। अर्थवॉर्म किससे लेता है, स्किन से। तो ए में जाएगा सेकंड, ए में जाएगा सेकंड एंड सी में जाएगा फोर्थ, सी में जाएगा एक सेकंड, डॉल्फिन लंग से, तो सी में जाएगा फोर्थ, सी में फोर्थ वाले दोनों ऑप्शन हमने कैंसिल कर दिए हैं। इसमें देखिए ये नहीं, सी में फोर्थ जाएगा, सी में फोर्थ एक ही ऑप्शन में दिया गया है एक्चुअली, सी में फोर्थ एक ही ऑप्शन में, यहाँ से देखो हिंदी वाले में सी में फोर्थ एक ही ऑप्शन में है। अरे फेफड़े से नहीं, हाँ लंग से ही लेती है ना, तो सी में फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अर्थवॉर्म किससे लेता है, स्किन से। कॉकरोच किससे लेता है, ट्रैकियल सिस्टम से। कॉकरोच किससे लेता है, ट्रैकियल सिस्टम से। बी में जाएगा थर्ड, ए में जाएगा सेकंड, और स्नेल्स लेता है गिल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम वाटर इनटू एन आयरन रोड। वाटर से किस में गई है, आयरन रोड के अंदर, एंड देन इनटू एयर, फिर गई है एयर के अंदर। पहले गई किसके अंदर, वाटर, फिर गई आयरन, आयरन रोड के अंदर, फिर गई एयर के अंदर, और फिर गई वापस से वाटर के अंदर आ गई। ठीक है, तो देखो जो साउंड की जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं, स्पीड, सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड के अंदर। सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर किस में, गैसेज में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगी, यानी कि वाटर से जब हम सॉलिड में जाएंगे, लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो इंक्रीज होगी। तो ये दो डिक्रीज वाले ऑप्शन का कैंसिल करो, सेकंड एंड फोर्थ को कैंसिल कर दो। ठीक है, इंक्रीज वाले रखो। उसके बाद किस में जा रही है, आयरन से एयर में डिक्रीज होगी, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, और फिर वापस से गैस से किस में आ रही है, लिक्विड में, फिर वापस से इंक्रीज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स। देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी कार। ठीक है, स्टेशनरी कार जब होती है तो उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन काम नहीं करता है। एंड फ्रिक्शन एक्ट ओनली ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, नहीं ये गलत है, फ्रिक्शन बिल्कुल मूविंग ऑब्जेक्ट पे नहीं लगता। वैसे भी जब बॉडी स्टेशनरी होती है तब भी लगता है, स्लीपिंग वगैरह से बचाने के लिए भी हमें लगता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। ए इज करेक्ट एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना टेक ए प्लास्टिक बोतल एंड मेक 3 होल्स आइडेंटिकल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, एक बार फिर से आया हुआ, ये दोबारा क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में। 3 identical holes at the different level of the bottle. She fills the bottle and observe water flow. Which of the following statement about her observation and inference is correct? देखो उसने एक बोतल ले ली, रीना ने एक बोतल ले ली, ठीक है, उसके अंदर 3 होल कर दिए, तीनों होल की जो हाइट है वो डिफरेंट है। तो जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H रो
जी। तो देखो हाइट क्या है, उस बोतल का जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है ना, उससे उसकी डेप्थ यानी कि उसकी गहराई देखते हैं। अगर गहराई जितनी ज़्यादा होगी, प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा, फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा, और जो सबसे गहराई वाला होल है ना, उससे जो पानी है वो मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको ध्यान देने वाली बात है। तो ऑप्शन देखिए, द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल कम आउट विद द लीस्ट फोर्स एंड फॉल्स एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, नहीं, मिनिमम डिस्टेंस पे जाएगा। द वाटर फ्रॉम द टॉप मोस्ट होल कम आउट विद द मैक्सिमम फोर्स एंड फॉल्स एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, ये करेक्ट है थर्ड। द वाटर फ्रॉम द बोटल होल कम आउट विद लीस्ट फोर्स, नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सोइल्स विद स्लो परकोलेशन रेट रिटेन मोर मॉइस्चर। देखो परकोलेशन रेट को आप कैसे समझेंगे कि जो पानी है अंतस्त्रवण, उसके साथ मिट्टी का जो बहाव हो जाना पानी के साथ, उसको मिट्टी में से पानी का पास हो जाना, मिट्टी से पानी को के पास हो जाने का जो रेट है उसको हम परकोलेशन रेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सोइल विद स्लो परकोलेशन रेट रिटेन मोर मॉइस्चर। हाँ, जिसका स्लो होगा, जिसका परकोलेशन रेट स्लो होगा, उसी के अंदर तो ज़्यादा मॉइस्चर रुकेगा। सही बात है, उसी के अंदर तो ज़्यादा मॉइस्चर रुकेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सुटेड टू मेक अ फ्यूज वायर? फ्यूज वायर लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी। लो मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज के लिए डी ऑप्शन। फ्यूज के लिए ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए फ्यूज के लिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज अबाउट द ट्रांसपायरेशन इन द प्लांट। वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताना है। ट्रांसपायरेशन क्रिएट सक्शन पुल विच कोज वाटर टू रीच द ग्रेटेस्ट हाइट इन द टॉल ट्री। जो लंबे पेड़ होते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्या करता है, खिंचाव उत्पन्न करता है, जिससे पानी है ना अधिक ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक लास्ट तक चला जाता है। ठीक है, सही ऑप्शन है। ट्रांसपायरेशन हेल्प इन मेंटेनिंग ऑप्टिमम बॉडी टेम्परेचर इन द प्लांट। सही है, उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसपायरेशन हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर बाय द रूट। हाँ सही है, और जो वो मटेरियल्स होते हैं खनिज वगैरह, उनको भी ले जाने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, इफ ए क्लॉक शो 3:15 यानी कि 3:15 बजे हैं, तो रिफ्लेक्शन अगर मिरर में देखेंगे तो वो उसका उल्टा दिखाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन का एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसको 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, घंटे के नीचे घंटा लिखो, मिनट के नीचे मिनट लिखो, आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गया तो 5, और एक इसने कैरी दी, 5 में से 1 गया तो 4, और क्या हुआ 11 में से 3 गया तो 8, यानी कि 8:45 होने चाहिए वहाँ पे, 8:45। और इसको देखो आप इमेज भी बना सकते हो अपने माइंड में, वहाँ पे 12 से आगे 3:15 हुए हैं, तो 12 से इधर कितने होंगे, 8:45 ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंस क्या है और किस टाइप का उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है? हैंस क्या देती है, अंडे देती है, ओवीपेरस होते हैं वो, क्या होती हैं, ओवीपेरस, और उनके जो अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल टाइप का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन। द टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है सिंपल पेंडुलम का, वो होता है T इज इक्वल टू 2π √L अपॉन में G। L अपॉन में G। L क्या है, लेंथ है पेंडुलम की, G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। क्या कहीं पे भी मास आ रहा है इस फॉर्मूले के अंदर? नहीं, तो मास पे तो डिपेंड नहीं करता है। लेंथ ऑफ पेंडुलम, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम पोजीशन, हाँ डिस्टेंस पे कर सकता है, मास पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ शेप पे भी डिपेंड नहीं करता, इन पे किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। डज नॉट डिपेंड ऑन। क्वेश्चन नंबर 75, T इज इक्वल टू क्या पूछ रहा है, किस पर निर्भर नहीं करता?
तो मास ऑफ बोब पे, मटेरियल ऑफ बोब पे और लेंथ ऑफ पेंडुलम पे तो डिपेंड करता, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस पे मास पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे तो डिपेंड करता है, मास पे तो लेंथ पे डिपेंड करता है भाई। देखो इसको हटाओ, बाद में हटेगा ये, इसको काटो आप। लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बोब एंड मटेरियल ऑफ बोब पे डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये गलत है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो वो करता है लेंथ पे और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। मटेरियल बना किसका है उस पर नहीं करता, और मास कितना है उसका उस पर भी डिपेंड नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज मोस्ट क्रूशियल रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ ए साइक्लोन। साइक्लोन जब आता है तो इनमें से कौन सा जो है वो हमें मदद करता है निकालने में, तो क्या कह रहे हैं, इवैक्यूएशन ऑफ पीपल। हाँ वैसे देखो सारे ऑप्शन है जो करेक्ट है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट कौन सा वो पूछ रहा है। इवैक्यूएशन ऑफ पीपल, लोगों को बाहर निष्कासित करना। मॉनिटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये भी सही है, ऐसा भी करना चाहिए। हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड हाउसेज, ये भी करना चाहिए। अर्ली एंड इफेक्टिव फोरकास्ट सिस्टम, अगर हमें पहले से ही पता हो फोरकास्ट सारा सिस्टम, तो हम ज़्यादा इफेक्टिव मेथड यूज कर सकते हैं उस चीज़ से बचने के लिए। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन मुझे जो लगा, और सीटेट ने भी यही माना, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज कितना है, 180। डिस्टेंस इज इक्वल टू 180 किलोमीटर, ठीक है। सीता ट्रेवल इन कार फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, इट टेक 5 आवर्स, कितने हाई टाइम कितना है, 5 आवर्स ले लिया उसने। वाइल रिटर्निंग इफ द स्पीड ऑफ द कार इज 60, जब वो वापस आ रही थी तो उसकी जो कार की स्पीड थी वो कितनी थी, 60। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द एंटायर जर्नी, तो पूरा का पूरा जर्नी कवर करने में उनको कितना टाइम लगा। देखो जाते टाइम उसकी स्पीड कितनी थी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, और अगर अपने पास डिस्टेंस है और स्पीड है तो हम क्या निकाल सकते हैं, टाइम। तो टाइम देखो क्या हो जाएगा, आते टाइम का देख लेते हैं। डिस्टेंस कितना है 180 और स्पीड कितनी थी 60, तो ये कैंसिल, तो 3। आते टाइम उसको टाइम लगा 3 आवर्स और जाते टाइम उसको टाइम लगा कितना 5 आवर्स, तो टोटल टाइम कितना हो गया 8 आवर्स। कितना हो गया 8 आवर्स। और फिर क्या है उसके बाद देखो अब क्या निकालना है, एंड व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर दिस जर्नी। एवरेज स्पीड हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180 प्लस 180 360, और अपॉन में कितना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम 8 आवर्स। जब इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 45 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द शेप ऑफ ए रेड ब्लड सेल्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय प्रोवाइडिंग लार्ज सरफेस एरिया। द शेप ऑफ द आरबीसी कैसे होते हैं, डिस्क शेप, या कैसे बोल सकते हैं, बाई कनकेव। उससे क्या होता है, उसका सरफेस एरिया, इस शेप की वजह से उसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है और वो ज़्यादा एक्सचेंज करती है गैसों को। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। 79, विच ऑफ द दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इफ एक्स एंड वाई आर एलिमेंट एंड कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड जेड। एटम ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम, ये बात तो सही नहीं है, दोनों सेम हो। एटम ऑफ एक्स एंड वाई आर प्रेजेंट इन जेड, जरूरी हाँ होने चाहिए, सही बात है। एटम ऑफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट हो सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन जेड जेड आर डिफरेंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन जेड इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्स वाई, हाँ ये हो सकते हैं, सारे सही है, लेकिन एक्स और वाई के सेम हो ये बात जरूरी नहीं है। 79 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सीमा टेक 4 टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम एज ए बी सी एंड डी। 4 टेस्ट ट्यूब हैं, उसके ऊपर एक है ए, एक में एक है बी, एक में एक है सी और एक में है डी।
ए में भर दिया उसने ऑयल, बी में सोडा लाइम, और सी में हॉट वाटर, और डी में टैप वाटर। सी क्लोज ऑल द टेस्ट ट्यूब एंड राइट ऑब्जर्वेशन आफ्टर फ्यू डेज। उसने क्या किया, उसके अंदर एक लोहे की कील डाल दी और कुछ दिनों बाद उसने ऑब्जर्वेशन को नोट किया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो आयरन की नेल है वो रस्ट होगी और कौन सी नहीं होगी। तो देखो, आयरन को रस्ट होने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक तो एयर होनी चाहिए, एक मॉइस्चर होना चाहिए। तो ऑयल क्या करता है, ऑयल ब्लॉक कर देता है एयर को, तो ऑयल वाले में नहीं होगी। इन टेस्ट ट्यूब ए एंड सी द आयरन नेल इज रस्टेड, नहीं, ए वाले में नहीं होगी। तो ऑप्शन ए वाला कैंसिल करो, ए एंड बी में ए वाला कैंसिल करो। ठीक है, अब देखो दूसरे में क्या भरा है, सोडा लाइम। सोडा लाइम भी क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को, तो बी वाला भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा। तो इन टेस्ट ट्यूब सी द आयरन नेल इज रस्टेड वेयर एज बी एंड डी इज नॉट। ठीक है, तो सी वाला तो रस्ट होगा, हॉट वाटर वाला। ठीक है, और ए बी डी वाला रस्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Next question. Which of the following statement is true regarding nature of science? साइंस के नेचर के रिगार्डिंग कौन सी बात सही है? साइंस प्रमोट स्पेक्टिसिज्म, क्या विज्ञान संशयवाद को बढ़ावा देता है? विज्ञान हमेशा वस्तुनिष्ठ होता है, ऑलवेज ऑब्जेक्टिव। विज्ञान अंतर विषय, ये तो सही है। विज्ञान सभी संस्कृतियों में एक समान होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी इज द नो, क्या पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है ना, तो सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ये संशयवाद को बढ़ावा नहीं देता और हमेशा वस्तुनिष्ठ नहीं होता। ठीक है, नेवी कॉन्सेप्शन विच चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस साइंस कॉन्सेप्ट एंड फिनोमिना, विभिन्न विज्ञान अवधारणाओं और परिघटनाओं के बारे में बच्चे जो सहज ज्ञान युक्त धारणाएं बनाते हैं, सहज ज्ञान युक्त नेवी कंसेप्शन जो बना लेते हैं, उनके बारे में क्या सही है? शिक्षक द्वारा अनदेखी की जानी चाहिए, बिल्कुल गलत ऑप्शन। ठीक है, और सही धारणाएं बताकर बदल दी जानी चाहिए, नहीं, विरोधी साक्ष्य द्वारा उनको, देखो बच्चे ने कुछ सोचा तो बच्चे को ये बोलो आपने ये सोचा है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, तो क्या करें, उसको चैलेंज बाय काउंटर एविडेंस, उसको चैलेंज करो काउंटर एविडेंस दे करके। तो सी इज द करेक्ट आंसर। प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट इन साइंस, विज्ञान में अवधारणा के गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, क्या करेगा, गैर नॉन एग्जाम्पल। प्रमोट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हाँ करेगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। लीड द कंसेप्चुअल गैप, नहीं, बिल्कुल नहीं। लीड कंफ्यूजन, नहीं। इनहेंस प्रोसीजरल नॉलेज, नहीं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक रचनावादी विज्ञान कक्षा का चित्रण करता है? रचनावादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, बच्चे खुद से उन्होंने किसी चीज का ज्ञान की रचना की है, कुछ खुद से ज्ञान कंस्ट्रक्ट किया है। द रोल ऑफ डायलॉग इज गिवन अटेंशन। स्टूडेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव आर एक्नॉलेज्ड। कनेक्शन बिटवीन साइंस एंड अदर सब्जेक्ट आर हाईलाइटेड। तो ऑब्जेक्टिविटी इन रेस्पॉन्सेज इज गिवन इम्पोर्टेंस, नहीं। उत्तरों की वस्तुनिष्ठता को, ये ही उत्तर आना चाहिए, क्या ऐसा बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं। असेसमेंट फोकस्ड ऑन करेक्ट एंड साइंटिफिक रीजन, असेसमेंट मूल्यांकन से तो जोड़ो ही मत। तो ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्लूसिव साइंस क्लासरूम, समावेशी, जिसमें हर एक तरह के बच्चे का समावेश होना चाहिए, वो होती है इंक्लूसिव क्लासरूम। तो क्या है, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, मानक मूल्यांकन। अगर मानक ही हो जाएंगे तो हर एक बच्चा अलग अलग, इसके ये मानक है, इसके ये मानक है। मानक जो चीज़ आती है वो CDP के अंदर या ये पेडागोजी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो आंसर ये ऑप्शन गलत है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल प्लान,
हाँ, तो सब कुछ जो अलग एक एक बच्चा वो इंडिविजुअल को ट्रीट करना चाहिए, ये व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं बनानी चाहिए सभी बच्चे को, सबको अलग अलग से उसकी नीड के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, तो ये है समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट सस्पेंड ए बार मैग्नेट बाय थ्रेड एंड राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन हर कॉपी। उसने एक धागे से बार मैग्नेट को लटका दिया है और उसने स्टेटमेंट को कॉपी में लिखा है, द बार मैग्नेट come to rest in such a position that one end point in the north and the other in the south direction। जब वो बार मैग्नेट रेस्ट में आई तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल अपनी अपनी नॉर्थ पोल एंड साउथ एंड अदर इन द साउथ डायरेक्शन। तो जो साउथ पोल है तो वो किस में चला गया, उसमें साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो भी कोई फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो अलाइन करती है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। S1 ऑब्जर्वेशन है और S2 इन्फरेंस है। ऑब्जर्वेशन क्या है, उसने पहले क्या देखा, पहले तो यही देखा ना कि जब उसने मैग्नेट को लटकाया तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ रही है, और उसने उससे निष्कर्ष निकाले कोई भी फ्री मैग्नेट होगी वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगी। तो S तो क्या है, ऑब्जर्वेशन है, और S2 उसका इफेक्ट है, तो A इज द करेक्ट आंसर। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइवर्जेंट क्वेश्चन। डाइवर्जेंट क्वेश्चन मैं बार बार बता चुकी हूँ, और इसके लिए एक पहचान होगी, क्या होगा यदि इफ वाला क्वेश्चन वाला जो ऑप्शन हो उसको बिना देखे ही टिक कर देना आप, वो 100% करेक्ट आंसर होगा। व्हाट वुड हैपन इफ आ गया, पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ मून वर नॉट दी सेम। क्या होगा अगर रोटेशन का और रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो सेम ना हो मून के लिए, तो बच्चा सोचने पे मजबूर होगा कि इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। दैट तो क्या कह सकते हैं, दिस इज द डाइवर्जेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। A teacher give the following task to student of the class 8th. Interview 10 children from your neighborhood. अपने पड़ोस से 10 बच्चों का इंटरव्यू लो। टू फाइंड आउट देयर हैबिट एंड डाइट, उनकी हैबिट और डाइट फाइंड करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड आइडेंटिफाई द हेल्दी डाइट पैटर्न इन द चिल्ड्रन। विच प्रोसेस स्किल आर बीइंग प्रमोटेड बाय दिस एक्टिविटी। इससे क्या पता चलेगा कौन कौन सी एक्टिविटी से प्रमोट होंगी। कम्युनिकेशन होगा, डिफाइनिंग ऑपरेशनली, कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा, और ऑब्जर्विंग कम्युनिकेटिंग, हाँ ऑब्जर्व निरीक्षण भी करेंगे बच्चे और कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। 89, टू इनकरेज गर्ल्स टू परस्यू स्टेम रिलेटेड कैरियर्स। लड़कियों को स्टेम से संबंधित कैरियर चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विज्ञान शिक्षक को निम्नलिखित में से किन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज करनी चाहिए भाई। इनवाइट वुमेन साइंटिस्ट टू क्लास, बुलाने चाहिए वुमेन को भी, बच्चे उससे इनकरेज होते हैं। इंगेज स्टूडेंट इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। मेक जेंडर बेस्ड ग्रुप, ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है, ये लड़की की, ये लड़कों की लाइन, ये लड़कियों की लाइन है, उससे लड़कों और लड़कियों में जो भेदभाव हो जाता है। हैव सेपरेट इंस्ट्रक्शन फॉर गर्ल्स, अलग से इंस्ट्रक्शन गर्ल्स के लिए नहीं होने चाहिए, ये समावेशी शिक्षा का नहीं है। तो ABC इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी आर डिजायरेबल फॉर असेसमेंट लर्नर मीनिंगफुली इन साइंस। असेसमेंट सार्थक रूप से मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियाँ वांछित हैं। सेम टास्क शुड बी गिवन टू ऑल लर्नर्स, ठीक है। सारे भाई सभी लर्नर को एक जैसे टास्क दे दो, जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसा टास्क कर पाए, ये गलत है। लर्नर रॉन्ग आंसर शुड बी इग्नोर, नहीं गलत आंसर उसको इग्नोर मत करो, उसको कुछ गलत की जगह सही बताओ, उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स दो, ये भी गलत है। लर्नर रीजनिंग शुड बी गिवन इम्पोर्टेंस, सही है। लर्नर की जो रीजनिंग है, उसके जो कारण है, तथ्य हैं, उनको क्या देनी चाहिए, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इम्पोर्टेंस शुड बी गिवन टू प्रीसाइज वोकैबुलरी एंड डेफिनेशन, सही है। C and D इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके साइंस के CTET के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या ये 2023 वाला पेपर है जिसके 30 क्वेश्चन आपने देखे हैं। और ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू चलेगी, और बीच में एक दो क्लासेस मिस हो गई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। और थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फर्दर ये क्वेश्चन 30 क्वेश्चन साइंस के लिए आपके लिए आते रहेंगे। और जो अगर मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने ये सीरीज अटेम्प्ट कर ली है ना, तो आपके साइंस में 30 में से ये मान के चलो 26 मार्क्स कंफर्म्ड हैं। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।